हम देख रहे थे स्थानीय स्वशासन और उसमें हमने समितियाँ देख ली कि कौन-कौन सी समितियाँ बनी और किस प्रकार से 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनता है। अब हम देखेंगे कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या लिखा गया है और उसमें जो लिखा गया है वहीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम सबसे पहले देखते हैं जिसमें सबसे पहले तो भाग 9 जोड़ा जाता है। उसके साथ में ही अनुसूची 11 को उसमें जोड़ दिया जाता है और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक उसमें कुछ अनुच्छेद भी उसमें जोड़े जाते हैं। तो इसमें इतना सारा तो ऐड होता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो है कि इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो कि अनिवार्य विषय इसमें शामिल है यानी कौन से ऐसे कौन से विषय हैं जो कि प्रत्येक स्टेट को शामिल करना होगा। ओके, इसमें कौन-कौन सी ऐसी बातें लिखी गई है जो कि सभी को मानना अनिवार्य है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें ऐसी लिखी गई है जो अपनी सुविधा अनुसार मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, वो ऑप्शनल होगा। तो कंपल्सरी की बात करेंगे और ऑप्शनल कौन-कौन सी बातें इसमें लिखी गई है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, वो भी हम देखेंगे। तो करते हैं इसको कंटिन्यू 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये आपको नोट करना है। इसके अलावा कोई भी समिति नहीं थी। आप यदि बोलोगे कि 1959 में पंचायती राज का गठन हो गया था, लेकिन वहाँ पर संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था वहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को। दूसरा पॉइंट, पंचायती राज संस्थाएं संविधान के अधिकार क्षेत्र में आई अर्थात राज्य सरकारें नई पंचायती राज प्रणाली को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य है। जब संविधान संशोधन हो जाता है और संविधान में जब कुछ लिख दिया जाता है तो उसको मानना कंपल्सरी आपके लिए हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 श्रेणियों में बाँट दिया गया है। ओके, 2 प्रकार के प्रावधान हैं। पहला कंपल्सरी और दूसरा है ऑप्शनल। ओके, जो कंपल्सरी है वो हर स्टेट को अपनाना होगा, जो प्रावधान कंपल्सरी है वो प्रत्येक स्टेट को अपनाना होगा और दूसरा जो स्वैच्छिक है, जो ऑप्शनल है, वो यदि चाहे तो राज्य अपना सकता है और नहीं चाहे तो नहीं अपना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि कंपल्सरी कौन-कौन सा है इसमें। पहला पॉइंट, अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को उन राज्यों के कानून में शामिल किया जाना होगा जो नई पंचायती राज प्रणाली का गठन कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो यही है, जो अनिवार्य प्रावधान है उनको राज्य के कानून में शामिल करना। दूसरा पॉइंट, दूसरी ओर स्वैच्छिक प्रावधानों को कानून में राज्य के विवेकानुसार शामिल किया जाना चाहिए। ओके, ये 2 प्रावधान है, फिर से देख लीजिए 2 प्रावधान है, एक अनिवार्य और स्वैच्छिक। अनिवार्य को तो राज्य जब अपने कानून बना रहे हो उसके लिए उसमें उनको कंपल्सरी प्रावधान करना होगा और दूसरा जो ऑप्शनल है, यदि राज्य चाहे, ओके, जैसे राज्य चाहे उनका विवेक काम करे उसके अनुसार वो काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आर्टिकल देखते हैं। पहला पॉइंट, इस संविधान की विशेषताएँ आप देख लेते हैं, जो अनिवार्य और जो स्वैच्छिक प्रावधान थे वो हम बाद में देख लेंगे। उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, ये हम बाद में देख लेंगे कि कौन से कंपल्सरी है और कौन से स्वैच्छिक है। क्योंकि जब हम एक बार ये पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन से अनिवार्य है जो कि राज्यों को करने होंगे, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। पहले इसकी कुछ विशेषताएँ देख लीजिए। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत केवल डेफिनेशन आपको मिलेगी। कई सारी डेफिनेशन मिलेगी आपको कि राज्य क्या है, यहाँ पर जिला क्या होता है, गाँव क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, सब कुछ आपको डेफिनेशन यदि आपको देखना है किसी के बारे में भी, तो ये सब लिखा गया है आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत।
आगे है 243A, या इसको हिंदी में कै लिख दीजिए या उसको इंग्लिश में ए लिख दीजिए, दोनों एक ही है। ग्राम सभा के कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। ओके, इसमें क्या लिखा गया है, राज्य के कार्यों को इसमें लिखा गया है आर्टिकल नंबर 243 के ए में। अधिनियम के तहत पंचायती राज प्रणाली के आधार पर ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा होगी ही, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 243 के अंतर्गत है। ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है, ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है, इसके लिए किसी प्रकार के इलेक्शन नहीं होते। जिनकी आयु 18 साल से ज्यादा हो जाएगी किसी पंचायत समिति के अंतर्गत, उन सबको ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल करते हैं। ओके, एक पंचायत समिति है और उसके अंतर्गत यदि जो भी 18 वर्ष से ज्यादा आयु हो गई, यानी जो मतदान कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, उन सबको हम ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसको ध्यान से नोट कीजिए, ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है, एक बॉडी है, एक स्थायी निकाय है। ओके, ये ऐसा नहीं कि इसके लिए चुनाव होता है, चुनाव नहीं होगा, ग्राम सभा के लिए कभी चुनाव नहीं होता। ग्राम सभा के अंतर्गत हम उन सबको शामिल करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए, आयु नहीं होनी चाहिए, वोटर लिस्ट में जिनका नाम आ गया है उन सबको हम एक ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये एक स्थायी निकाय है, ये एक परमानेंट बॉडी है जिसके तहत पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांव की मतदान सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होता है। ओके, पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनका मतदान सूची के अंतर्गत, तभी वो ग्राम सभा के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो पहला हो गया ग्राम सभा, ठीक से आपको ध्यान में रखना है। ग्राम सभा का डेफिनेशन आपको 243 के अंतर्गत मिलेगा और ग्राम सभा के कार्य क्या है वो आपको मिलेंगे 243 में ए के अंतर्गत आपको कार्य मिलेंगे, बारीकी से इनको समझिए। 243 डेफिनेशन है, किसी का भी डेफिनेशन आप लीजिए, जिला क्या होता है, राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र तो नहीं होगा, जिला क्या होता है, राज्य क्या होता है, ग्राम क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, मध्यवर्ती स्तर क्या होता है, जिला स्तर क्या होता है, सबको यहाँ पर डिफाइन किया गया है आर्टिकल 243 के अंतर्गत। और आगे चलेंगे हम, 243 के अंतर्गत कई सारे आपको अनुच्छेद आपको मिलेंगे इसके अंतर्गत। तो पहला है ए, उसके अंतर्गत इसके कार्य बताए गए हैं कि ग्राम सभा के क्या कार्य होंगे और ये राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि ग्राम सभा क्या क्या काम करेगी। ध्यान में रखिए, ये जो कार्य है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। ग्राम सभा के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। ग्राम सभा गांव का संगठन है जिसमें किसी पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं और इसकी जो भी बैठक है उसके लिए गणपूर्ति यानी जो कोरम है वो 110 है। ओके, सामान्यतः भारत में सबके अंतर्गत 110 का कोरम देखने को आपको मिलता है। ग्राम सभा राज्य के विधान द्वारा निर्धारित गांव स्तर के सभी कार्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करती है। वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। ये आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट है आपको इसी प्रकार का एक सिस्टम मिलेगा जहां पर एक ग्राम सभा होगी। ओके, ग्राम सभा होगी। और राजस्थान की बात करें तो ग्राम सभा के अंतर्गत जो अध्यक्षता है वो सरपंच के द्वारा किया जाएगा। नाम अलग अलग हो सकते हैं, हर जगह नाम अलग अलग मिल सकते हैं आपको, यहाँ पर सरपंच बोला जाता है। और उसके बाद में इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है ग्राम सभा के अंतर्गत, एक जो पंचायत समिति है। ओके, जो पंचायत समिति है उसके अंतर्गत जो भी मतदाता है जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है मतदाता सूची के रूप में, उन सबको एक ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी होता है। ये क्या है, एक स्थायी निकाय है। स्थायी निकाय, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, कंफ्यूज हो जाते हो कि पंचायत स्तर पर किस प्रकार काम होते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसको आप अलग कर दीजिए, इसको आप सेपरेट कर दीजिए, ये तो अलग ही सिस्टम है। ग्राम सभा का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है और जो हम पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे 3 स्तर पढ़ेंगे, वो अलग है। ध्यान में रखिए, वो अलग है, ग्राम सभा का उसका रिलेशन नहीं है, वो अलग होगा और ये ग्राम सभा अलग है। तो ग्राम सभा तो एक स्थायी निकाय हो जाएगा, इसका कोई चुनाव नहीं होता। जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई, ये हम कह सकते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम आ गया, उन सबको हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी।
यहाँ पर 3 स्तरीय प्रणाली होगी। 3 स्तरीय प्रणाली की बात इसमें की गई है आपके पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली होगी। ओके, गांव गांव स्तर पर हो सकती है, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर भी पंचायत प्रणाली होगी। पंचायत का आशय है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था, उसका नाम जो भी हो सकता है। ओके, पंचायत का आशय यहाँ पर दिया गया। दूसरा, ग्राम का आशय है उस ग्राम से जिससे राज्यपाल ने पंचायत के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम या ग्राम समूह के रूप में शामिल किया गया है। ये सब डेफिनेशन कहाँ मिलेगी आपको? ये सब डेफिनेशन मिलेगी हमें आर्टिकल नंबर 243 ABCD में नहीं, केवल जो 243 है वो भी इसी का एक भाग है, उसी के अंतर्गत ये सब आपको डेफिनेशन मिलेगी कि ग्राम क्या होता है, मध्यवर्ती स्तर क्या होता है और जिला स्तर क्या होता है। नोट कीजिए, 20 लाख से कम की आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर की पंचायत समिति गठित नहीं कर सकता। ये एक उनको छूट होती है कि जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है, ओके, जहां की जनसंख्या ही 20 लाख से कम है, तो उस स्टेट के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर के अंतर्गत जो पंचायत है उसका गठन करना कंपलसरी नहीं है। ओके, उसका गठन नहीं किया जाएगा यदि 20 लाख से ही कम जनसंख्या है। ओके, तो ये सुविधा आपको दी गई है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष की हम बात करें इनमें। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी आप कंफ्यूज होते हो बार बार कि किनका चुनाव होता है और किनका चुनाव नहीं होता है। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं इनका। ग्राम स्तर पर हम बात करें, ग्राम स्तर, और दूसरा हो गया मध्यवर्ती, यदि 20 लाख से कम है तो ये नहीं होगा मध्यवर्ती, और तीसरा है जिला, जिला हो गया। तो तीनों स्तर की हम बात करें तो ग्राम हो गया, मध्यवर्ती हो गया और जिला हो गया। यहाँ पर तीनों हो गए। पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के लिए सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा। जो भी इसमें सदस्य होंगे, पहला पॉइंट, जो भी सदस्य होंगे सबका चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायतों के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्यवर्ती, ये हो गया मध्यवर्ती। ओके, और जिला स्तर की हम बात करें तो उनके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर, जो सदस्य हमने चुन लिए हैं, पहले हमने जो सदस्य चुन लिए हैं इलेक्शन के द्वारा, जनता के द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाएगा। किस किस का? मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर। तीसरा है, ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा। ओके, यहाँ पर तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया गया है कि इनके जो अध्यक्ष होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे सदस्यों के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, जो भी यहाँ प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं, मेयर मेयर तो यहाँ नहीं होता, वो तो नगरीय प्रशासन में होता है। तो जो भी प्रधान उप प्रधान होते हैं, जिला स्तर पर जो लोग जुड़े होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जिला स्तर पर हम बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। यहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर हम बात करें तो यहाँ पर प्रधान को अध्यक्ष बोला जाता है और उप प्रधान को भी उपाध्यक्ष बोला जाता है। और यहाँ पर यदि ग्राम स्तर की हम बात करें तो ग्राम स्तर पर कौन कौन होगा? ग्राम स्तर पर सरपंच होता है, राजस्थान में तो सरपंच ही होता है, और दूसरे स्टेट में इसका आपको नाम अलग मिल सकता है, सरपंच और उप सरपंच। ओके, तो इनका निर्वाचन कैसे होगा? ये विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ध्यान में रखिए, ये निर्धारित किया जाएगा विधानमंडल के द्वारा। लेकिन सरपंच के आप देखते हो चुनाव होते रहते हैं, आप देखते होंगे अक्सर आपके क्षेत्र के अंतर्गत कि सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, बहुत बड़ा इश्यू बनता है उसमें जब इस प्रकार के चुनाव होते हैं ग्रामीण स्तर पर। तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है ग्राम स्तर पर सरपंच का। ओके, लेकिन आप बात करें मध्यवर्ती और जिला स्तर की हम बात करें तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्वेश्चन बनता है पंचायती राज के चुनाव में जो भी अध्यक्ष है उन सभी के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इस प्रकार से बन सकता है, इस प्रकार से बन सकता है कि सभी के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और ऑप्शन में आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्टली होगी। जो सदस्य हमने चुने हैं, जनता जो सदस्य चुनती है वो ही उनका
वही उनको सेलेक्ट करेगी। और यदि हम बात करें ग्राम स्तर की, तो ग्राम स्तर पर जो चुनाव होंगे ये विधानमंडल निर्धारित करेगी, अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से, कैसे भी हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं होता, ये डिसाइड करता है वहाँ का जो राज्य है, विधानमंडल है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पर और आप ज़रूर यहाँ पर कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन अब नहीं होंगे। अब नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये स्टेटमेंट यहाँ पर दे दे कि ग्राम स्तर पर जो चुनाव होते हैं अध्यक्ष के, वो अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष होंगे, अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष होंगे। कंपल्सरी होगा नहीं, कंपल्सरी नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा। इसका राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा और ये तो पहले से डिसाइड है, ये फिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया इनके बारे में। तो मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पहले ही हमने लिख दिया है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। और ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष है, जिनको हम सरपंच बोलते हैं, ये विधानमंडल डिसाइड करेगा। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि कौन इसमें अनिवार्य रूप से यहाँ पर डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। यदि स्टेटमेंट इस प्रकार से आ जाए, ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष है उनके चुनाव इनडायरेक्टली होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यदि ये आ जाए ग्राम स्तर पर जो चुनाव है वो कंपल्सरी है, अनिवार्य रूप से यहाँ पर जनता के द्वारा होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ग्राम स्तर पर जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से हो सकता है, ये निर्धारण किया जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही करता हूं मैं। अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव, तो सदस्य का तो कंपल्सरी हो गया सब में कि सब में जनता के द्वारा चुना जाएगा। और कंफ्यूजन कहाँ होता है, अध्यक्ष में, तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर कर दिया। 2 में कंपल्सरी हो गए, इनका तो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। और जो ग्राम है वो डिसाइड करेगा विधानमंडल, कैसे भी चुनाव होगा वो सब कुछ राज्य विधानमंडल ये डिसाइड करेगा। ओके, टाइम दे रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उसका कारण यही है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है और बुक से आप पढ़ते हो तो यहाँ बार बार कंफ्यूजन होते हैं कि क्या उपाध्यक्ष है, क्या अध्यक्ष होता है और किन के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब नहीं होंगे, अब समझ में आ गया होगा। आगे है रिजर्वेशन की हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रिजर्वेशन से भी। पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर की पंचायत इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करेगी। ध्यान देने वाला शब्द है पॉपुलेशन, जनसंख्या। आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तरीय पंचायत इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करेगी जितना वहां का पॉपुलेशन होगा। किसका? एसटी का, सॉरी एससी का। ओके, एससी की यहाँ पर हम बात करें, यदि उनका जैसा उनका आबादी होगा, जितनी उनकी जनसंख्या होगी, उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा कि इनको कितना रिजर्वेशन देना है। ओके, अनुसूचित की हम बात करें। दूसरा है यहाँ पर अधिनियम में किसी पंचायत में स्थानों की कुल संख्या की कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होगी। 1/3 तो महिलाओं के लिए कंपलसरी कर दिया, ये जनसंख्या के आधार पर नहीं है, ये जनसंख्या के आधार पर नहीं है महिलाओं का, ये कंपलसरी हमने कर दिया। और जो हम अनुसूचित की हम बात कर रहे हैं तो ये निर्धारित किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। अनुसूचित वाला जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और जो महिलाओं वाला है वो कंपलसरी है, 1/3 तो आपको देना होगा। क्वेश्चन बनता है क्या आबादी के आधार पर महिलाओं का आरक्षण है? नहीं, ये कंपलसरी है, 1/3 आपको देना होगा। यदि अनुसूचित से जुड़ा हुआ आपसे पूछा जाए क्या ये 1/3 कंपलसरी है या 1/5 है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया जाएगा और महिलाओं के लिए कंपलसरी है, 1/3 आपको देना ही है। मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट मध्य प्रदेश है जहां पर 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया। और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 110 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, एक विधेयक लाया गया था, हुआ नहीं था मीन्स एक विधेयक लाया गया था जहां पर 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की गई, लेकिन ये स्टेट पर छोड़ दिया गया। ये ऑप्शनल है कि महिलाओं को 50% आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है जहां पर 50% रिजर्वेशन दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। 1/3 आपको देना होगा, ये कंपल्सरी है। ओके, ये अनिवार्य प्रावधान है, इतना तो आपको देना होगा, ज्यादा दीजिए
तो आप दे सकते हो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि ओबीसी को इतना रिजर्वेशन है, सेंटर में दिया है या स्टेट में इतना इतना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भी नियम और नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। जो निर्धारित करेगा राज्य विधानमंडल वो ही मान्य होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ओबीसी को जो आरक्षण है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण है, क्या अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा? संविधान में ऐसा लिखा गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया कि अनिवार्य रूप से देना होगा, नहीं। जैसा सरकार चाहे वैसा कर सकती है। जो राज्य सरकार है उनका मर्जी है तो दे सकता है ओबीसी को, और नहीं है तो मत दीजिए। ओके, तो ये किस पर आधार पर है, ये कौन सा प्रावधान है? ये एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, दे तो दे या नहीं दे ओबीसी को, लेकिन ये आपको देना होगा। अनुसूचित वाला आबादी के आधार पर कंपलसरी है। महिलाओं के लिए वन थर्ड कंपलसरी कर दिया गया। 50% दो तो दो, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑप्शनल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपलसरी है और कौन सा ऑप्शनल है। यदि कार्यकाल की बात करें तो वही है, भारत में सभी का कार्यकाल 5 वर्ष से निर्धारित होता है। सबका आप देख लीजिए 5 वर्ष ही है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है इसको। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव पंचायत के 5 वर्ष के कार्यकाल की अवधि के समाप्त होने से पहले अथवा पंचायत भंग होने की तिथि से 6 माह पहले अंदर करा लिए जाने चाहिए। मान लेते हैं आज डेट है जनवरी है, आज मान लेते हैं, और आज चुनाव भंग हो गया है, या सॉरी जो कार्यकाल है पंचायत इन सबको भंग कर दिया गया है। अब क्या होगा? अब होगा अगले 6 महीने में आपको कंपलसरी 6 महीने में आपको करवाना ही होगा। ये लिख दिया गया है, संविधान में लिख दिया गया, ध्यान में रखिए। 6 महीने में आपको करवाना ही होगा। 6 महीने का आपके पास में टाइम है, और ये कितने समय के लिए रहेगा? ये समय के लिए रहेगा अगले 5 वर्ष के बीच में कितने बच गए। मान लेते हैं कोई ए व्यक्ति है और इन्होंने 2 साल तक यहाँ पर पंचायत में काम कर लिया, फिर ये इनका भंग हो जाता है, उसके बाद में हमने इसको गठित किया, तो वो आगे आने वाले समय के लिए ही गठित होगी। 5 वर्ष में यहाँ पर 2 वर्ष घट जाएंगे, और जो इनका टाइम बचेगा, मान लेते हैं 3 वर्ष बच गए, या हो सकता है कि कुछ महीने कम हो सकते हैं 3 महीने में। ओके, तो इतने टाइम के लिए ही रहेगा। शेष जो समय है उतने ही टाइम में यहाँ पर पंचायत काम करेगी, उसके बाद में फिर से इलेक्शन होंगे। ओके, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यदि मान लेते हैं जो ए है, ए कोई पंचायत है, ये 4.5 वर्ष काम कर लिया इन्होंने। ओके, अब क्या है, 6 महीने से कम, 4.5 रहने दीजिए। ओके, 4.5 वर्ष लिख लीजिए इसको, 4 वर्ष 6 महीने लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए ए है कोई पंचायत है जिन्होंने 4 वर्ष 6 महीने काम कर लिया है। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यदि ये पंचायत भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव होंगे वो अगले 5 साल के लिए होंगे, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 6 महीने बचा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 6 महीने से ज्यादा टाइम बचता तो वो आने वाले समय के लिए ही वो उस आने वाले समय के लिए ही चुने जाते। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल भी सब समझ में आ रहा है। ध्यान में रखना, जो शेष समय बचता है पंचायत के लिए वो उतने ही समय में काम करेगी। ओके, उतने ही समय में रहेगी, फिर आपका इलेक्शन हो जाएगा। यदि कोई पंचायत भंग हो गई और उसमें 6 महीने से भी कम टाइम बचा है तो वो अगले 5 साल के लिए रहेगी। यदि 6 महीने से कम है तो वो जो टाइम बचा है, कितना भी बच सकता है, 8 महीने, 10 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी टाइम बचा उतने के लिए काम करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और 6 महीने के अंतर्गत चुनाव होंगे, ऐसा लिख दिया गया है संविधान के अंतर्गत। आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि 6 महीने के अंतर्गत कंपलसरी चुनाव होंगे। आप प्रधानमंत्री देखते हो, राष्ट्रपति देखते हो, इनमें आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? देखना, वो आप एक बार फिर से पढ़ लेना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्या उनमें ऐसे प्रावधान है कि 6 महीने में कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी है क्या नहीं, वो आपको देखना है। अयोग्यता की हम बात करें कि इनको कब हटाया जा सकता है, ऐसा है तो किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने अथवा चुने जाने के अयोग्य माना जाएगा यदि राज्य के विधानमंडल चुनाव के लिए उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। पहला, उसे अयोग्य घोषित कर दिया है, ये सामान्य सा है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य कर दिया जाता है। ओके, ये सामान्य हो जाएगा। किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित
ध्यान से दीजिए, अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं हो। तो 21 वर्ष से जिनकी भी आयु ज़्यादा होगी, वो चुनाव लड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयु कितनी होनी चाहिए? केवल और केवल 21 वर्ष होनी चाहिए, केवल 21 वर्ष आयु इसमें चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त की हम बात करें तो अयोग्यता संबंधी सभी विवाद निपटाने हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित कोई भी अथॉरिटी होगी उसके पास में भेजा जाएगा। यदि इलेक्शन से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है वो आपको भेज दिया जाएगा अथॉरिटी के पास में, जो कि राज्य विधानमंडल के द्वारा डिसाइड की गई है। संविधान में केवल योग्यता के संबंध में केवल 21 वर्ष आयु का प्रावधान किया गया है, इससे ज्यादा संविधान में कुछ नहीं लिखा गया, केवल 21 वर्ष होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है ये पता होना चाहिए, ZA और K। राज्य चुनाव आयोग यहाँ पर पंचायतों का भी चुनाव करवाएगा और नगर का भी चुनाव कराएगा। ओके, जो नगरीय शासन है उसका भी चुनाव यहाँ पर करवाया जाएगा, और जो ग्रामीण स्तर पर यानी पंचायती राज है उसका भी चुनाव यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है, ना कि केंद्रीय चुनाव आयोग। ओके, सेंटर वाला नहीं, स्टेट के अंदर का जो राज्य चुनाव आयोग है इसका गठन भी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती, ओके, और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा नगरीय, इन दोनों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, और इसीलिए इसका गठन किया गया। राज्य चुनाव आयोग पहले नहीं था, ये कब बना? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना, उसके बाद में राज्यों को कहा गया कि आप राज्य चुनाव आयोग बनाओगे, ये कंपलसरी प्रावधान है। ओके, ये कंपलसरी है, प्रत्येक स्टेट को ये बनाना ही होगा। पंचायतों के सभी चुनाव के आयोजन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी, कार्य की निगरानी और उसके निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य चुनाव आयोग में ही है। तो इस प्रकार की शक्तियां राज्य चुनाव आयोग को मिली हुई है। दूसरा यहाँ पर राज्य चुनाव आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल की। और ये कौन होगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसका ये अधिकारी होगा जो राज्य चुनाव का आयुक्त होगा वो। ओके, उसकी सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में संविधान में ऐसा ही लिखा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त क्या क्या करेगा, तो ये कुछ काम करेगा, उसके बाद में ये लिख दिया गया है, और इसके बाद में ये लिखा गया है कि राज्यपाल द्वारा ही वो क्या करेगा, उन कितने समय रहेगा, ये सब काम यहाँ पर राज्यपाल को दिया गया है। अंतिम पॉइंट हमारा, उससे उसके पद से ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकेगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ओके, जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर इनके लिए है। जो राज्य चुनाव आयुक्त होंगे उनको भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से राज्य के जो हाई कोर्ट है उनके जो जजेज है उनको जिस प्रकार से हटाया जाएगा उसी प्रकार से उनको भी हटाया जाएगा। सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया है वैसी ही प्रक्रिया एक प्रकार से यहाँ भी अप्लाई होगी राज्य चुनाव आयुक्त के लिए भी, और दूसरा यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उनके लिए भी, दोनों सेम होगा। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। इसी में किस में लिखा गया? ये के में लिखा गया ये, और ZA में लिखा गया है। के क्या है? ये है पंचायती राज से जुड़े हुए जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। ये लिखा गया है के अंतर्गत 243 243 के अंतर्गत। ओके, के आपको ध्यान में रखना है, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के लिए या 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जो चुनाव होंगे वो कहाँ लिखा गया है? वो है 243 के, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग होगा। इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बात करें जो कि नगर से जुड़ा हुआ है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनसे जुड़ा हुआ है, उनके चुनाव के लिए भी एक राज्य चुनाव होगा, राज्य चुनाव आयोग होगा। उनकी जानकारी आपको कहाँ मिलती है? ZA के अंतर्गत 243 243 ZA, यानी ए से हम Z तक जाएंगे और Z के बाद में A आ जाएगा। ओके, Y के बाद में Z आएगा और Z के बाद में A आएगा। तो जो ZA है उसमें ये बातें लिखी गई है शहर के लिए, नगर के लिए नगर निगम, नगर परिषद, और एक हो गया नगर पालिका। इन सब का चुनाव के लिए एक चुनाव आयोग होगा। इनकी जानकारी हमें मिलती है ZA में। और पंचायती राज के बारे में जो जानकारी है वो आपको मिलती है के में।
ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है वित्तीय प्रबंधन, सॉरी अगला है यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन। जो पंचायती राज के अंदर जो पंचायतें हैं उनके पास में पैसा कहाँ से आएगा, इनकम सोर्स तो उनके पास में होना चाहिए। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। पंचायतों को करो, ओके, जो पथकर है या इनके अलावा जो शुल्क है उनको लगा सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं और उसे विनियोजित करने का अधिकार दे सकता है। पंचायत को कौन दे सकता है? राज्य का विधानमंडल। पंचायत को कर भी लगा सकते हैं। क्या पंचायतें कर लगा सकती है? ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट आएगा। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है, शुल्क लगाने का अधिकार है। क्या उसको वो संग्रहित यानी इकट्ठा कर सकते हैं और अपने पंचायत के विकास के लिए भी उनको काम में ले सकते हैं। ये बात ठीक है? हाँ, ये बात ठीक है। ये सब लिखा गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहित करो, शुल्क और पथकरों को पंचायतों को सौंपा जा सकता है। ये भी डिसाइड करेगी राज्य का विधानमंडल। ओके, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान भी किया जा सकता है। ये बात इसमें लिखी गई है। और पंचायतों की राशि को क्रेडिट करने के लिए कोई कोष गठित करने का प्रावधान भी किया जा सकता है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही है। इससे आगे वाले पॉइंट है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते पंचायत। हाँ, यदि विधानमंडल उनको कहता है तो वो कर लगा सकते हैं। विधानमंडल यानी राज्य उनको ये अधिकार देता है पंचायतों को। तो बारीकी से सुनते जाइए, जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता तो कहाँ से आएगा इसके अंदर? सब कुछ हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग को आपको ध्यान में रखना है। आई यानी इनकम, इनकम जोड़ सकते हो ऐसे। वित्त आयोग यानी इनकम से जुड़ा हुआ होता है वित्त आयोग। ओके, फाइनेंस कमीशन की हम बात करें राज्य स्तर पर, तो राज्य वित्त आयोग 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपको कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 243 में, आई में। ओके, ये हो गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73 हो गया। और 74 की हम बात करें तो 74 के अंतर्गत आपको मिलेगा वाई के अंतर्गत। 74 के अंतर्गत किस में मिलेगा? 243 वाई में। ओके, तो ये हो गया आई और वाई। आई और वाई, आई किससे जुड़ा हुआ है? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जहां पर पंचायतों के लिए एक राज्य वित्त आयोग होगा। और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उन सब के लिए भी एक राज्य वित्त आयोग होगा। तो उनका प्रावधान कहाँ है? आपको मिलेगा वाई के अंतर्गत। 243 वाई के अंतर्गत इनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। ध्यान में रखना है, आई और वाई दोनों ही ध्यान में रखना है। एक पंचायत से जुड़ा हुआ है, एक नगर से जुड़ा हुआ है। राज्य द्वारा प्रभावित करों, शुल्कों और पथकरों से प्राप्त शुद्ध राशि को राशि पंचायती राज्यों के बीच में वितरण करना। ये उनके कुछ काम है कि इनको क्या क्या काम करना है, इसको पढ़ लीजिए। ओके, इसको पढ़ लीजिए, हो जाएगा ये। इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, और पीडीएफ डाल दिया जाएगा तो उसको एक बार फिर से रीड कर लीजिए। कुछ रह जाए तो उसको रीड कर लीजिए। जो मेन पॉइंट थे वो मैं सब बता रहा हूँ, और इसको पढ़ लोगे तो इतना काफी। पंचायती राज में इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो भी एग्जाम दो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अगला पॉइंट है ये, भारत का राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में उन अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे जिनका वह उल्लेख करता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत ये लागू होंगे या नहीं होंगे, ये डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हाथ में कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी पंचायती राज जैसा सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये उनको दे दिया गया कि ये डिसाइड कर देंगे। ओके, इनको पढ़ लीजिए आप। अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको हम छोड़ देते हैं, अक्सर हम छोड़ देते हैं, राज्य और ऐसे क्षेत्र जिनमें अधिनियम लागू नहीं होगा। पहला हमने देखा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर ये अप्लाई नहीं होता है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर एक बार छोड़ दीजिए, यहाँ पर अलग मामला हो चुका है। ओके, यहाँ पर उनको स्टेट बना दिया गया और अलग क्या प्रोसेस है वो हम बाद में देख लेंगे। इसके अलावा नागालैंड की हम बात करें अभी की, मेघालय की हम बात करें और मिजोरम, ये 3 स्टेट आपको ध्यान में रखना है। तो इन 3 स्टेट में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू नहीं होता है।
बहुत ध्यान से सुनिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 में जो लिखा गया है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियां, जो क्षेत्र लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं और जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं, इन सब के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 244, तो वहां भी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। ओके। मणिपुर राज्य का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए जिसके लिए जिला परिषद गठित होगी, मणिपुर के अंतर्गत की हम बात करें, 3 तो ये कंप्लीट हो गए। इसके अलावा मणिपुर, तो मणिपुर राज्य का पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर, कुछ ऑटोनोमस क्षेत्र है वहां पर। ओके, तो वहां पर ये लागू नहीं होगा, ये बात लिखी गई है। और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग गोरखा हिल, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया जो गोरखा हिल है, ओके, वहां भी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ नहीं होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, अच्छा खासा क्वेश्चन आए तो कर नहीं पाओगे इसको। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में तो अप्लाई नहीं होगा। यदि हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में केवल पहाड़ी क्षेत्र में, और यदि पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वहां पर 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष तक पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी और लागू रहेंगे, अर्थात राज्यों को 24 अप्रैल 1993 के बाद में 1 वर्ष की अवधि के अंदर ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाना होगा। कई सारे स्टेट में पहले भी था, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान की हम बात करें, आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तो वहां पर पहले से पंचायती राज सिस्टम था, लेकिन वो अलग तरह से था। अब आपको क्या करना है, जैसा 73 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वैसा ही आपको करना होगा, उसी प्रकार का सिस्टम, नई स्ट्रक्चर आपको बनानी होगी, और ये कंपलसरी है क्योंकि ये संविधान में लिख दिया गया है। और आपको 1 साल का टाइम दिया गया है, 24 अप्रैल 1993 से आपको टाइम दिया गया है 24 अप्रैल 1994 तक आपको 1 वर्ष का टाइम दिया गया। इस 1 वर्ष में आपको ये सब काम करने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं ये भी आप देख लीजिए। 11वीं अनुसूची, ये रहा 11वीं अनुसूची। ओके, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 प्रकार के कुछ विषयों को हम शामिल किए गए, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां उन्होंने लगभग इन विषयों को शामिल कर लिया गया। विधानमंडल डिसाइड करता है कि हमें किन किन को, कौन कौन से विषय हैं जिनको हमें पंचायती राज स्तर पर लागू करना है, तो वो भी एक विधानमंडल निर्धारित करेगी। लेकिन 20 के आसपास तो सब ये जो 20 पॉइंट्स हम देखेंगे, 29 देखेंगे, लेकिन 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ जो कि सभी राज्यों ने लगभग अपनी स्टेट के अंतर्गत अब अप्लाई कर लिया है, और कुछ कुछ पॉइंट्स है जो अप्लाई करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, उनको कुछ समय बाद में ये अपने स्टेट में अप्लाई कर लेते हैं। तो ये है 29 पॉइंट्स, ध्यान में रखना होगा क्या नहीं, देख लीजिए हल्का फुल्का, एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए, नीचे डाल दिया जाएगा टेलीग्राम लिंक के ऊपर। ओके, एक बार फिर से देखते हैं कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, एक बार फिर से देखिए। हमने बात किया था एक बार अनिवार्य और ऐच्छिक उपबंध, यानी जो कंपलसरी है और जो ऑप्शनल है, उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा कंपलसरी है। तो पहला कंपलसरी, यानी इनको मानना होगा, क्या क्या मानना होगा, एक ग्राम या ग्राम समूह में ग्राम सभा का गठन करना होगा। ओके, संगठन। ओके, तो ग्राम सभा आपको बनाना होगा। दूसरा, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना आपको करना ही होगा। 3 स्तरीय जो पंचायत आपको करना होगा। यदि जनसंख्या 20 लाख से कम है तो मध्यवर्ती स्तर की मत कीजिए, 2 तो आपको करना ही होगा। तीसरा पॉइंट, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत में सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। प्रत्यक्ष चुनाव होंगे किन किन के लिए, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी स्थानों के लिए। ओके, अगला पॉइंट है, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर अध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। अध्यक्ष के पद के लिए जरूर अप्रत्यक्ष होंगे, लेकिन जो सदस्य हैं, कोई भी सदस्य हो, तीनों स्तरों की हम बात करें, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो भी मेंबर है उनके चुनाव डायरेक्ट होंगे, ध्यान में रखना है। और जो जिला स्तर और मध्यवर्ती स्तर पर जो अध्यक्ष है उनके चुनाव इनडायरेक्ट होंगे। और यदि हम ग्राम स्तर पर बात करें तो वो विधानमंडल डिसाइड करेगा,
डिसाइड करेगा कि डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। ओके, तो हमने पहले बातें कर ली, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों में मतदान के लिए 21 वर्ष लिख लीजिए, यहाँ पर 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होना चाहिए। ओके, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिए। तो ये कंपल्सरी है आपके लिए। अगला पॉइंट है इसमें, सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण यहाँ पर किया गया सदस्य और अध्यक्ष के लिए। अनुसूचित जाति और जनजाति हमने बात किया, अनुसूचित का पहले भी बात किया। तो अनुसूचित जाति और जनजाति का निर्धारण यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो 1/3 होगा। ये जनसंख्या के आधार पर नहीं है, जितनी जनसंख्या उसका 1/3 होगा। ओके, और जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसका निर्धारण यहाँ पर आबादी के आधार पर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल तथा किसी भी पंचायत के भंग होने की स्थिति में 6 महीनों के भीतर चुनाव होने होंगे। ओके, कंपलसरी कर दिया गया यहाँ पर। अगला पॉइंट है, पंचायतों के चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, एक वित्त आयोग भी होगा, राज्य वित्त आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग भी होगा। और एक पॉइंट आपको राज्य वित्त आयोग में यह भी ध्यान में रखना है, जो सेंट्रल लेवल पर जो वित्त आयोग है वो भी कभी कभी सिफारिश कर देता है। राज्यपाल यदि, एक पॉइंट लिख लीजिए, राज्यपाल यदि वित्त आयोग यानी जो आर्टिकल नंबर 280 में लिखा गया है उसको सिफारिश करे कि आप भी कुछ बताइए, आप कुछ हमें कुछ बताइए कि किस प्रकार से हमें काम करना है, तो उनसे सलाह ले सकता है। और जो सलाह है वो हम माने नहीं माने वो जरूर नहीं, लेकिन वो सलाह दे सकता है राज्यपाल यदि सिफारिश करे। और न भी करे तो यदि वो दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सेंट्रल लेवल पर जो वित्त आयोग है वो भी सिफारिश कर सकता है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, सिविल सर्विस में इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। यदि सिफारिश दे रहा है तो ठीक है, सिफारिश दे सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है इसमें, तो ये हो गए कंपलसरी होंगे, और 5 वर्षों के लिए वित्तीय स्थिति, ये सब हो गया। ऐच्छिक प्रावधान में संसद और राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली विभिन्न स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये ऑप्शनल है। दूसरा, किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यही क्वेश्चन ऑप्शन में, यही पॉइंट ऑप्शन में आपके पास में डाला जाएगा कि अनिवार्य प्रावधान कौन से हैं, और वहां पर एक ऑप्शन ये आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये अनिवार्य नहीं है, ये क्या है, ये ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। अगला पॉइंट है, पंचायतों को शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करना ताकि वे प्रशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो, और ये एक पॉइंट है, इसको भी आप देख लीजिए। ओके, तो ये हो गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। जब हमने 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया तो उसके बाद में भी कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने थी कि जो अनुसूचित जो क्षेत्र बच गए, ओके, कुछ शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल एरिया है वो बच गए हमारे पास में। शेड्यूल जो ट्राइबल्स है उनके लिए कुछ स्पेशल करना था, कुछ विशेष प्रावधान हमें करने थे, तो उसके लिए क्या किया जाए। ओके, जो जनजातीय क्षेत्र है तो उनके लिए हमें कुछ करना होगा। 73 कॉन्स्टिट्यूशन को हम वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कुछ अलग होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, तो आप अपने अनुसार वहां पर कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी है कि इंडिया के अंतर्गत कई सारे बिजनेसमैन थे, ओके, या आम जनता भी थे जो मुख्य धारा से जुड़े हुए थे, वो लोग भी उनका जो जंगल होते थे या उनका जो क्षेत्र होता था उन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, और ग्राम सभा की सहमति भी नहीं ली जाती थी। तो एक प्रकार से फिर कुछ इनका समाधान किया जाता है और एक अधिनियम लाया जाता है, पेशा अधिनियम 1996। और उसकी सबसे बड़ा प्रावधान तो यही है कि ग्राम सभा को पावरफुल बनाया गया। वहां पर अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो ग्राम सभाएं हैं उनको काफी शक्तियां दी गई, और उनके एरिया में क्या होगा, उनका जो पंचायत का क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या होगा और क्या नहीं होगा वो ग्राम सभा डिसाइड करेगी। इस प्रकार से एक इश्यू भी बना था कुछ समय पहले,
या बहुत समय पहले एक इश्यू बना था, तो आपको ध्यान में रखना है संविधान के अंतर्गत ये लिखा गया है पेशा अधिनियम 1996 उसके अंतर्गत लिखा गया है कि वहाँ की जो ग्राम सभा है वो डिसाइड करेगी कि इसके अंतर्गत क्या होगा और क्या नहीं होगा, कौन इसमें खनन कर सकता है, इसमें कौन खनन नहीं कर सकता, कौन लोग आ सकते हैं, दूसरे इसमें आ सकते हैं, नहीं आ सकते, जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो सब उस ग्राम सभा यहाँ पर डिसाइड करेगी। ओके, तो ग्राम सभा काफी पावरफुल वहां पर बन गई है, तो ग्राम सभा जैसा चाहे वैसा वहां पर कर सकती है क्योंकि उनको अधिकार मिला है पेशा अधिनियम 1996 के तहत और ये ऑफिशियल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, एक समिति बनाई गई थी भूरिया समिति, इसी की सिफारिश के आधार पर संसद में 1996 के अंतर्गत ये विधेयक पास किया गया था जिसका नाम देख लीजिए पंचायत उपबंध, यानी ये है अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार विधेयक, इसका पूरा नाम है अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार विधेयक। ओके, पंचायत उपबंध विधेयक कह लीजिए या पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार विधेयक, ये इसका पूरा नाम है। ये पेश किया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति मिलती है और उसके बाद में पेशा अधिनियम अस्तित्व में आ जाता है। ओके, तो 1996 का वह समय था, अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जहां पर ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाया गया था और ये ग्राम सभा को बनाया गया था पेशा अधिनियम 1996 के तहत। इसके अंतर्गत 73 कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होता, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन जो किया गया था वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। दूसरा पॉइंट, ग्राम सभा को पावरफुल बना दिया गया, उनको काफी अधिकार इसमें दिए गए थे। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार ग्राम सभा से पूछा जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, कंपल्सरी एडवाइस आपको लेनी ही होगी, बाहरी व्यक्ति वहां कुछ नहीं कर सकता, ग्राम सभा को आपको पूछना होगा, कंपल्सरी एडवाइस की बात यहाँ पर की जा रही है। दूसरा है, एक उचित स्तर पर पंचायतों को लघु जल निकाय की योजना और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। ओके, जल निकाय की योजना प्लानिंग उनको करना है, वाटर से जुड़ी जो भी उनका मैनेजमेंट करना है तो उनका भी काम उन्हीं को दिया गया। तीसरा, एक उचित स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायतों द्वारा खान एवं खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस पट्टा रियायत देने के लिए अनिवार्य सिफारिश करने का अधिकार। यहाँ क्या लिखा है, एक बार फिर से कंपल्सरी लिखा गया है, जो रिकमेंडेशन देंगे वो कंपल्सरी है। कंपल्सरी की बात यहाँ पर एक बार फिर से की जा रही है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपल्सरी है। यहाँ पर ग्राम सभा को पावरफुल दे दिया, यहाँ पर ग्राम सभा को शक्तियां दे दी गई है। तो ये हो गया पेशा अधिनियम 1996। ये कुछ और पॉइंट्स है जो इनको अधिकार दिए गए थे ग्राम सभा को। ओके, ये सब भी आप नोट कर सकते हो, ये सभी पेशा अधिनियम से जुड़े हुए हैं। इसका महत्व क्या है, महत्व तो यही है, पेशा आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा। ओके, उनको अलग नहीं रहना पड़ेगा, उनको भी लगेगा कि ये जो भारत है वो अपना ही है। होता क्या है कि हमने या मुख्य जो अपने आप को मुख्य धारा के लोग कहते हैं, ओके, जो अपने आप को इंडियन कहते हैं, उन्होंने क्या किया, इनके साथ में इनके पास में जो भी रिसोर्सेस थे वो सब आपने ले लिया है और इनके पास में कुछ भी नहीं रहा। जब चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन या आम जनता की हम बात कर सकते हैं, कभी भी उनके पास उनके साथ में अत्याचार कर लेती है। ऐसे में उनको अधिकार दिया गया, लेकिन ये कितना सफल होता है वो हम सब जानते हैं। ओके, व्यवहार में हम सभी जानते हैं कि ये सब लिखने की बातें कितना सफल होता है। जब चाहे गवर्नमेंट या जो बड़े बिजनेसमैन हैं जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ओके, जैसा चाहे वैसा रूल बना सकते हैं, कैसे भी करके। ओके, कैसे भी करके किसी भी प्रकार का प्रयोग वो कर सकते हैं इनके लिए। अगला पॉइंट, अगला क्या, ये तो हो गई, आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। पंचायती राज का महत्व आप पढ़ लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं है। और अगला है हमारा नगरीय स्वशासन। तो नगरीय स्वशासन के अंतर्गत हमने एक पॉइंट देखा था कि राज्य वित्त आयोग क्या होता है, ये हमने देख लिया। ओके, और राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है, ये कहाँ मिलता है, ये सब हमने देख लिया। जो प्रावधान है वो का वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। नगरीय स्वशासन ज्यादा नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और रह गया था, वो देख लीजिए। पंचायती राज के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो भी एक बार फिर से देख लीजिए।
क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना यहाँ से, ये रहा। ओके, ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना, कौन कौन सा ध्यान में रखना वो देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पहला है 243, यहाँ पर डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन आपको मिलेगी। दूसरा है ग्राम सभा के कार्य कहाँ पर है, वो है ए के अंतर्गत, या इसको कह लीजिए। दूसरा है ग्राम पंचायतों का गठन, ध्यान से देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन है, बी के अंतर्गत है। तो ग्राम सभा के कार्य कहां पर है, 243 ए के अंतर्गत। ग्राम सभा का डेफिनेशन कहां पर है, डेफिनेशन है 243 के अंतर्गत, यानी सभी प्रकार के जो डेफिनेशन है वो 243 के अंतर्गत मिलेंगे। ग्राम सभा के जो कार्य है वो 243 ए के अंतर्गत मिलेगा, और बी के अंतर्गत आपको मिलेगा ग्राम पंचायतों का गठन, उनका किस प्रकार से होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, पंचायतों की संरचना है। ओके, स्थानों का आरक्षण, ये आपको ध्यान में रखना है, डी के अंतर्गत रिजर्वेशन की बात की गई है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच आई, ये आपको ध्यान में रखना है। वित्त आयोग वाला भी हमने देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। वित्त आयोग वाला आपको ध्यान में रखना है, वो कहां पर, आई के अंतर्गत। और पंचायतों के लिए निर्वाचन होंगे, के वाला हमने देखा था, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन होंगे, के में ये लिखा गया है। और इतना काफी है, क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। शुरू वाले चारों आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद में आपको ये दोनों देख लेना है, तो यहाँ से लगभग बन जाएगा। और भी पढ़ना चाहो, क्योंकि ज्यादा ही याद करने की क्षमता है तो आप कर सकते हो, लेकिन इससे काम चल जाएगा। यदि 4 ऑप्शन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बारीकी से इनको पढ़ना आपको, ABCD को। पंचायती राज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, तो नगरीय वाले से तो बहुत कम क्वेश्चन आता है, कभी गलती से पूछ लेते हैं तो पूछ लेते हैं, नहीं क्वेश्चन वहां से नहीं आता है। तो ये रहा आपका नगरीय स्वशासन, और इसमें भी आपको कुछ कुछ ध्यान में रखना है, वो देख लीजिए। एक पॉइंट उसमें भी रह गया था, हाँ, उसके अंतर्गत हमने बात किया था 240। ओके, उसके बाद में ए की हम बात करें, बी की, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ओके, यानी एक आर्टिकल हो गया 243। ओके, और ओ तक हो गए 15, तो टोटल कितने हो गए, 16। पंचायती राज से जुड़े हुए कितने अनुच्छेद है, 16 है। छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये भी, और छोटा क्या, बड़े एग्जाम में भी स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। आजकल टाइम काफी चेंज हो गया, जब उनका मर्जी है वैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखना। इसके अंतर्गत हम 16 को शामिल करते हैं, 243 को भी हम शामिल करते हैं, और यहाँ पर ए से ओ तक यानी 15 हो जाता है, एक 243 हो गए, यानी टोटल 16 अनुच्छेद है पंचायती राज से जुड़े हुए। चलते हैं अगला, नगरीय। ये हो गया नगरीय। ओ के आगे क्या आता है, पी से, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, 243 पी से कहां तक, जेड जी तक। ओके, तो ये पी आ जाएगा, पी के बाद में एक मान लेते हैं जेड आ जाएगा, और बाद में जेड ए, जेड बी, सी डी ई एफ जी, तो जेड ए तक। आपको देख लेना कितना अनुच्छेद आता है, काउंट कर लीजिए, मैंने तो नहीं किया, आप कर लेना इसको। ओके, तो 243 पी से लेकर जेड ए तक हम नगरीय स्वशासन के अंतर्गत शामिल करते हैं, और इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल है। तो पहला हो जाएगा पी, और हिंदी में तय। ओके, तो इंग्लिश वाला ही आपको ध्यान में रखना, पी से शुरू होता है, और सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आपको मिलेगी। डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, नगरीय स्वशासन की जो डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी 243 पी के अंतर्गत। उसके बाद में तय, थ, ध, न, प, ओके, फ, इनको भी आपको देख लेना है पॉइंट से बना के। ओके, तो ये सब हो जाएगा। इसमें क्या क्या देखना है सदस्यों के लिए, इसमें ये गठन देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना, स्थानों का आरक्षण, ये सब देख लेना आप। चलते हैं आगे, ये कुछ पॉइंट्स और है, जैसे एक पॉइंट है वित्त आयोग, ये आपको ध्यान में रखना है, वित्त आयोग की हमने बात किया था। और उसके बाद में कुछ है क्या इसमें, ये देख लेना। ओके,
जेड की हम बात करें 243, जेड के अंतर्गत आपको मिलेगा वित्त आयोग वाला। ओके, राज्य वित्त आयोग है नगरीय स्वशासन से जुड़ा हुआ, वो आपको जेड के अंतर्गत मिल जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये वित्त आयोग हो गया, इसको ठीक कर लेना आप। ओके, इसको ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। और ये हो गया नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का प्रावधान कै के अंतर्गत, जेड ए के अंतर्गत। ओके, ये ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। एक वित्त आयोग कहाँ लिखा गया है और यहाँ पर निर्वाचन कहाँ पर होगा, ये सब बात आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। पहले हमने थोड़ा गलत बता दिया था, इसको ठीक कर लेना आप। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ पर भी डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है। ये पॉइंट्स है जो आप देख लेना, इसमें कुछ बड़ा तो कुछ है नहीं, सामान्य सी चीजें जो आप पढ़ सकते हो। ओके, जैसे 9A हम शामिल करेंगे, 12वीं अनुसूची हम शामिल करेंगे 9A, उसमें कितना था 9, और यहाँ पर 9A आ जाता है, 12वीं अनुसूची यहाँ पर बन जाती है। P से शुरुआत करते हैं हम। ओके, और Z तक जाते हैं, फिर आगे ABCDEFG तक हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपको याद रखना। तो ये हो गया नगरीय स्वशासन, इसको पढ़ लीजिए, आसानी से हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन एक और बनता है, छावनी क्षेत्र है। ओके, कुछ ऐसे क्षेत्र है, छावनी क्षेत्र होते हैं। तो छावनी क्षेत्र के अंतर्गत भी ये सब अप्लाई नहीं होता। 73 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो छावनी क्षेत्र के अंतर्गत अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पर गृह मंत्रालय, जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, वो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। होम मिनिस्ट्री का यहाँ पर रूल चलता है। यहाँ पर छावनी क्षेत्र, कई सारे छावनी क्षेत्र आपको अपने देश के अंतर्गत मिलेंगे, तो वहां पर 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होता है। वहां पर गृह मंत्रालय अपना कुछ रूल बनाता है और वही इन छावनी क्षेत्रों के ऊपर लागू होगा। तो ये हो गए हमारे सभी अनुच्छेद। आप वो देख लेना है, गलती मत कर देना, वो देख लेना कि निर्वाचन आयोग कहाँ पर है आर्टिकल के अंतर्गत, राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पर और वित्त आयोग कहाँ पर है नगरीय स्वशासन के अंतर्गत। वो तो ठीक है, राज्य वाला ठीक है, नगरीय प्रशासन वाला आप देख लेना कि राज्य वाला कहाँ है, राज्य वित्त आयोग कहाँ है और निर्वाचन आयोग कहाँ है, उसको आप एक बार ठीक कर लेना। तो ये सब हो गए हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन सब पर हमने बात कर लिया है। तो उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपका हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।